नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। देश देशांतर में आज करेंगे हम बात, जी हां, जिस विषय की वो है उपभोक्ता और अधिकार। इस विषय पर बात करने की वजह है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद कंज्यूमर्स को उनका महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। असल में खराब गुणवत्ता की चीजें और सेवा प्रदाता से अपने अधिकारों के हक की लड़ाई ही जागरूकता उपभोक्ता की पहचान है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया, जिसके बाद 1991 और 1993 में इसमें संशोधन किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया और 15 मार्च से इसको लागू कर दिया गया। यह अधिनियम उन सभी उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित करता है जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को सुनने का, चुनने का, सुरक्षा का, उपचार का और आवाज उठाने सहित कई अधिकार देता है। तो आज जानेंगे कि एक उपभोक्ताओं को क्या अधिकार हासिल हैं, एक उपभोक्ता को उसके अधिकार जानना कितना जरूरी है और वो कौन कौन से फोरम हैं जहां उपभोक्ता अपनी आवाज बुलंद कर सकता है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश मिश्रा साहब, जो प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज में। सर स्वागत आपका। मेरे साथ संग्राम पटनायक जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर स्वागत आपका। मेरे साथ पुष्पा गिरिमाजी जुड़ रही हैं, कंज्यूमर कॉलमनिस्ट हैं और साथ ही साथ समीक्षक हैं और जानती हैं कि किस तरीके से इन राइट्स को आगे बढ़ाते हैं कंज्यूमर और कौन कौन सी दिक्कतें अक्सर उनके सामने में आती हैं। शुरुआत करते हैं सुरेश जी आप ही से। सर, असल में उपभोक्ता अधिकार है क्या और उसको परिभाषित करने के लिए वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से तत्व हैं जिनको जानना एक उपभोक्ता के लिए बेहद जरूरी है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में उपभोक्ताओं को 6 अधिकार दिए गए हैं। पहली बार हमारे किसी कानून में कंज्यूमर राइट्स दिए गए थे। जो 6 अधिकार कंज्यूमर को जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर उसको बाज़ार में सुरक्षित रहना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट हज़ार्डस है, कौन सा सर्विस खतरनाक है, उसको लेने में उसको उसी तरह अधिकार ये भी देता है कि उसको पर्याप्त सूचना होना चाहिए। कोई भी वस्तु लेता है, कोई भी सामान सर्विस लेता है तो उसके बारे में, उसके स्टैंडर्ड्स के, क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है कि शिकायत निवारण का, कहाँ पर वो शिकायत दर्ज कर सकता है। जो नियम के, कानून के हिसाब से 3 स्तरीय रिड्रेसल एजेंसीज बनी है, उसको जानना चाहिए कि किस तरह शिकायत की जाए, कहाँ पर शिकायत की जाए और शिकायत में किस तरह का निवारण उसको मिल सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक कंज्यूमर को अपने अधिकार को जानना चाहिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है पुष्पा जी, असल में अधिकारों को जानना एक बात होती है, लेकिन उन अधिकारों को जागते हुए उन्हें इंप्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। इन दोनों के बीच में वो गैप आप कितना बड़ा देख पाती हैं? देखिए, हमारे देश में वो गैप बहुत ही है, क्योंकि ये क्या है, हम कानून बहुत अच्छे बनाते हैं लेकिन इसका जो एनफोर्समेंट होता है उसमें बहुत कमियां रह जाती है, वो ठीक से नहीं होती है। उसके वजह से उपभोक्ताओं का ये संरक्षण भी ठीक से नहीं होता है। ये मैं बस ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे ही नहीं बात कर रही हूँ, दूसरे बहुत सारे हैं, जैसे ये फायर से संरक्षण करना उपभोक्ताओं का, या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, या दूसरे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है। बहुत सारे कानून हैं, या स्टेट गवर्नमेंट्स में, म्यूनसिपैलिटीज़ में वो बहुत सारे ये जो कानून है उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो बना दिया है, या मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, ISI स्टैंडर्ड्स है। उन सब चीज़ों में जब तक उपभोक्ताओं को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और जब तक वो डिमांड नहीं करते हैं कि इसका क्यों एनफोर्समेंट ठीक से नहीं हो रहा है, इसका क्यों हमारा संरक्षण नहीं हो रहा है, मुझे लगता है तब तक ये ठीक से लागू नहीं होगा। और एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। और वो हमारे देश में हमको ये भी बात पता है कि एट सर्टन लेवल्स एनफोर्समेंट में करप्शन भी है। उसके वजह से ये जो जिन मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर को ये जो कानून को कंप्लाई करना है, कानून को ठीक से वो मतलब निभाना है, वो करता नहीं है।
और ये जो एनफोर्स करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो भी ही विल लुक द अदर वे। इसके वजह से मुझे लगता है कि एक तो ये जो भी एनफोर्समेंट हो रहा है उसमें पूरा के पूरा ट्रांसपेरेंसी होना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत भी ये ज़रूरी है कि ये पूरा ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब तक उपभोक्ताओं को इनके बारे में जानकारी नहीं होता है, वो उनका ये जो हक है उसको नहीं डिमांड करेगा और उसके वजह से या करेगी, और उसके वजह से ये सब ठीक से नहीं होता। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उपभोक्ताओं का ये आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लीजिए या अभी जो हुआ है 2019 का कंज्यूमर एजुकेशन, एक इसका एक ज़रूरी एक हक है, उपभोक्ताओं का एक मुख्य हक है। और उसको मैं समझती हूँ इसको उपभोक्ताओं का ये हक को ठीक से एनफोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मिश्रा जी, असल में उपभोक्ता कितनी ही सतर्कता बरते, कितना अवेयर रहे, लेकिन कुछ ना कोई गलती कई बार चीज़ें खरीदते वक्त असल में हो जाती हैं, और उसके बाद दुकानदार हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, डीलर हो, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। सुरेश जी, आपसे सवाल है ये, तो उतनी अलर्टनेस के बाद भी अगर कोई अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो उपभोक्ता करे क्या सर? वो कौन कौन से राइट्स उसके पास है असल में जिनके जरिए वो अपनी चीजें आगे तक पहुंचा सकते हैं? सर आपसे। मैंने सोचा कि सुरेश जी को आपने, चल एनीवे, जो उपभोक्ता का जो राइट है, राइट इंश्राइंड है या अवेलेबल है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जैसे कि मैडम पुष्पा जी अभी बोल रहे थे कि एजुकेशन या नॉलेज कि मेरा ये हक है, ये कहीं ना कहीं पर मेरे को ये कमी लगता था और आज भी है। सपोज फॉर एग्जांपल 2019 का जो अमेंडमेंट आया, सेलिब्रिटी प्रमोट करते थे, सपोज एक शॉप को, एक कुछ भी प्रोडक्ट को इन्होंने प्रमोट करते थे, उनका लायबिलिटी कहीं पर मतलब इंश्राइन नहीं हुआ था कि हाँ ठीक है, ये उनका अगर सपोज कल मिसलीड करते हैं, सपोज कल आप एक बिल्डर के लिए आपने प्रमोट करते हैं उसको, और ये बिल्डर जो है फ्लैट को आपको टाइमली दे नहीं पाता है पोजीशन, तो आपके पास रेमेडी नहीं था, एटलीस्ट जो था सिविल रेमेडी था। आज के दिन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद ये तो है एटलीस्ट कोई कंज्यूमर जाके आज सपोज दर कुछ अमेंडमेंट जो है बहुत ही अहम अमेंडमेंट है ये, मैंने अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, जहां पर हमारे पास एक आम जनता के पास रेमेडी नहीं था। वो आज चाहे कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करे और उसका नतीजा कहीं ना कहीं पर अगर गलत निकला या जो आपने प्रोजेक्ट कर रहे हो है नहीं सचमुच, सपोज मैं आज बोलता हूं ये एक अच्छा बिल्डर है, ये फ्लैट इतना दिन में दे देंगे, नहीं दे पाता है, देन ही शुड बी लायबल ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि मैं भी आज सोच समझ के एडवर्टाइजमेंट करूं, चाहे जितना बड़ा एक्टर हो, जितना बड़ा एक्ट्रेस हो, जितना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो। नंबर 2, अगर आपने रिपीट करते हो वहां पर आपका पेनल्टी अमाउंट भी बढ़ गया, तो कभी ना कभी सपोज मैं आज प्रिटेंड कर सकता हूं कि भैया मेरा तो आज मैंने पता नहीं था, इस बिल्डर के लिए मैं एडवर्टाइजमेंट दे दिया, इस मैन्युफैक्चरर के लिए एडवर्टाइजमेंट दे दिया, बट अगर आपने रिपीट किए आपका पेनल्टी डबल हो गया। तो इससे अच्छा कानून और कुछ नहीं हो सकता है। नंबर 2, और एक छोटी सी चीज मैं बात बताऊंगा, पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि यार मेरे को सब कुछ पता है बट मैंने कैसे इसको लॉन्च करूं कंप्लेंट, एंड इस तरह इंस्टेंसेस भी देखा गया है कि कचहरी में पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, तो आपने एक पोस्ट कार्ड पोस्ट कर दिए, तो वेदर इट शुड बी एंटरटेन बाय द कोर्ट, आंसर इज यस, क्योंकि उस बेचारे को क्या पता है कानून। नंबर 2, आज के दिन में आपने ई कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ई कंप्लेंट्स आपने आज घर में बैठ के आपने कंप्यूटर में ई कंप्लेंट फाइल कर दिया, दैट हैज टू बी लीगली एंटरटेनेबल, मतलब कोर्ट ने उसको मैंडेटरीली एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट कर सकता मेरिट में, वो बात अलग है। तो इस तरह का जो प्रावधान आया है इस अमेंडमेंट में, मेरे को कहीं ना कहीं पर लगता है हमने 2 स्टेप अहेड चले गए। बट जो हमने जो कचहरी में देखते हैं, जो आम जनता आता है आपके पास, वेदर ये सारी चीज पता है उसको, मैंने कहीं ना कहीं पर पर्सनली आई बिलीव कि उनको पता होना चाहिए, तभी जाकर वो एनफोर्स कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि आपने आज क्या हुआ कि कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, उसका आपने 1 करोड़ जुरिडिक्शन कर दिए, स्टेट कमीशन का 10 करोड़ से नीचे, ठीक है, उसका आपने नेशनल कमीशन का, उसका आपने 10 करोड़ से नीचे रहा स्टेट कमीशन, और 100 करोड़ से नेशनल कमीशन हो गया। नाउ ये क्यों हुआ? मैंने जो अमेंडमेंट की बात मैंने कर रहा हूँ, ये हुआ इसलिए क्योंकि एक्चुअली छोटी छोटी कंप्लेंट में कोई बोलता था कि भैया मेरा जुरिडिक्शन नहीं है, और कभी कभी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट इशू आपने डिस्ट्रिक्ट फोरम में भेज देते थे। सपोज आज तो एटलीस्ट स्टेट हेडक्वार्टर में, स्टेट कमीशन में डिसाइड होगा, जहां पर एक रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे एज ए चेयरमैन, जो डिसाइड करेंगे। तो ये जो अमेंडमेंट आया, ये बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है,
ओनली थिंग इज दैट कहाँ पर हमने लैक कर रहे हैं। मैं एग्री करूंगा पुष्पा मैडम से कि एजुकेशन एंड लिटरेसी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड देयर राइट, जो राइट है ना, राइट तो सबको बोलते हैं अरे यार आपने कंज्यूमर हो, आपका इतना हक है, आपने क्यों नहीं फाइल करते हो, बट मेरे को पता ही नहीं तो मैं क्या करूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मिश्रा जी, असल में जो चीज संग्राम जी कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो सर, एक आम उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कैसे करे? वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, वो कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है जिसके जरिए कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकता है? देखिए, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है जी, और जो कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। अब वास्तविक कार्यप्रणाली क्या है वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन लीगली जो है उसको 3 महीने में एक ऑर्डर मिल जाना चाहिए, उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल का हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल करना बहुत सिंपल है, एक सादे कागज़ पर वो लिख सकता है और बहुत साधारण फीस है, कम से कम 2 लाख तक तो कोई फीस भी नहीं, सरकार ने उसको भी वेव कर दिया है ताकि कोई फीस ना हो, और उसको वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानूनी हिसाब से वो खुद अपनी बहस कर सकता है। प्रक्रिया जो है बहुत सरल है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स अपनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर उस तरह का कानूनी दांव पेच नहीं है, इसीलिए उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा गया है, कोर्ट नहीं कहा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 सदस्य होते हैं, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो कानूनी माहिर होते हैं, और 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी क्षेत्र से होते हैं। तो इसको एक तरह का कोर्ट से हट के थोड़ा सा क्वाजी जुडिशियल बॉडी बना दिया गया है ताकि प्रोसीजर सिंपल हो, कंज्यूमर को वहाँ जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और बेसिक अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो दोनों पार्टी को डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही हो जाना चाहिए 3 महीने में। प्रक्रिया ये है, लेकिन हो ये रहा है कि विलम्ब बहुत हो रहा है। विलम्ब की प्रक्रिया होने से कुछ कंप्लेंट्स का जाना भी कंज्यूमर कम हो गया है, कंपनसेशन भी कम पा रहे हैं। तो एक प्री लिटिगेशन माध्यम सरकार ने शुरू किया है। अच्छा। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने उसको स्टार्ट किया है, जो हम लोग मानते हैं कि प्री लिटिगेशन है। कानूनी दांव पेच में जाने के पहले आप एक टोल फ्री नंबर होता है 1811-4000, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, ऐप से कंप्लेंट शिकायत। इस समय पिछले महीने हमने 75,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स दर्ज की है एक महीने में। तो उस और हमारे करीब 650 कंपनीज हैं, कन्वर्जेंस पार्टनरशिप होता है। कंप्लेंट जो आप दर्ज करते हैं तो डायरेक्टली कंपनीज को जाता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कन्वर्जेंस कंपनीज हैं वो लगभग 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत कार्रवाई कर लेती हैं। तो एक है जो कंज्यूमर को अल्टरनेट दिया गया है कि एक ट्राई यहाँ कर लीजिए, इसके बाद हम उनको एडवाइस करते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तब हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रॉब्लम्स बहुत थी, इसलिए जो नया कानून आया है 2019 में, जो अभी पार्लियामेंट ने किया है, अभी नोटिफिकेशन होना है, रूल्स बन रहे हैं, उसमें उस 1986 के कानून की जो खामियां थी, 30 साल में जो बहुत समाज बदल गया, बाज़ार बदल गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, मार्केट है, टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होने लगी, तो उसकी वजह से बहुत खामियां आ गई थी उस एक्ट में। तो बहुत से नए प्रावधान जो है उसमें जो गैप्स था, जो ड्रॉबैक्स था, उसको यहाँ पूरा करने में, और मुझे लगता है कि जो नया कानून लागू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत से जो डिले वगैरह होता था, निश्चित रूप से इस पर कुछ अंकुश लगेगा। पुष्पा जी, असल में अगर इस तरह की दिक्कत कोई कंज्यूमर फेस करता है तो कई बार वो ये नहीं समझ पाता है इसकी शिकायत में अगर रखना किसका नाम है, दुकानदार का रखना है, मैन्युफैक्चरर का रखना है, डीलर का रखना है या सर्विस प्रोवाइडर का रखना है। तो मैम, शिकायत करते वक्त असल में किसको आपको असल में टारगेट करना है, किसके खिलाफ ये शिकायत जानी है, ये तय कैसे होता है? ये देखिए, आप कोई चीज़, सपोज आपने कोई चीज़ खरीदा दुकान से, तो जो दुकानदार आपको कहा कि ये बहुत अच्छा है आप लीजिए, और आप तो पैसा तो दुकानदार को दिया, तो दुकानदार भी लायबल होता है, और जो मैन्युफैक्चरर ने इसको प्रोड्यूस कर दिया है तो वो भी लायबल होता है। तो नेशनल कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में ये कहा है कि आपने मैन्युफैक्चरर को अकेले मैन्युफैक्चरर को यू कैन होल्ड द मैन्युफैक्चरर अकाउंटेबल, नहीं है तो आप दुकानदार के खिलाफ कर सकते हैं या दोनों के खिलाफ भी कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ये दुकानदार का ये कहना था कि
हमको क्यों पकड़ रहे हैं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो मैन्युफैक्चरर को करना है। तो कोर्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है, मैन्युफैक्चरर को पकड़ना है, लेकिन ये जो माल खरीदा है वो आपके माध्यम से खरीदा है, तो चाहिए तो दुकानदार को आप मुआवजा आपसे हम दिलवाते हैं, और आपको चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरर से वो पैसा ले लीजिए। तो इसलिए आप मैन्युफैक्चरर को कर सकते हैं ओनली, या दुकानदार के खिलाफ कर सकते हैं, या दोनों के खिलाफ कर सकते हैं। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ भी कोई इफ़ देर इज़ एन इंटरमीडियरी, उनको भी उनके खिलाफ भी कर सकते हैं, या सर्विस, बट मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर कर सकते हैं। ठीक है संग्राम जी, यहाँ तक तो बात समझ में आई, लेकिन अब जब शिकायत करने का मन बना लिया तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन सी रसीद पर्ची आपके पास होनी ही चाहिए जब आपको ये शिकायत फाइल करनी है? असल में हमने कितना भी डिबेट कर ले, जब कोई भी चाहे कंज्यूमर फोरम हो या कोई भी फोरम हो, मैं समझता हूँ एटलीस्ट ये एविडेंस तो होना चाहिए ये गारंटी पीरियड में है ना नहीं। अच्छा। कोई भी प्रोडक्ट है और डेफिसिट, सपोज जैसे 2-1 में आपने बोलेंगे हाँ ठीक है डेफिसिट सर्विस है, मैंने समझता हूँ एक डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका गारंटी पीरियड में ये डिफेक्ट निकला है, इतना तो आपने बताने का आपको अब मतलब आपने, नहीं तो कैसे प्रूव करेंगे कि भैया मैंने आके सिर्फ मैं बोल दूंगा भैया मैं इस टीवी खरीदा था, ये चल नहीं रहा है तो इसलिए मेरे को कंपनसेशन दिया जाए या रिप्लेस किया जाए। तो इसलिए मैंने समझता हूं जो डॉक्यूमेंट, मेन जो डॉक्यूमेंट है, एटलीस्ट जो गारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड जिस पीरियड में डिफेक्ट निकलता है वो मैंडेटरीली एटलीस्ट होना चाहिए टू प्रूफ। क्योंकि एक कंज्यूमर फोरम में, आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में आपने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, आपने कहीं ना कहीं पर एक डॉक्यूमेंट को देखोगे तभी तो बोलोगे ये कंप्लेंट मेंटेनेबल है, नोटिस शुड बी इशूड टू द अदर साइड। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा। हाँ, आपने बोलो कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए, आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप तो रख नहीं पाते। सपोज मैं एक घड़ी खरीदा तो मैंने उसका बिल 1.5 साल 2 साल रखूंगा कहीं ना कहीं पर मेरा कपबोर्ड में संभाल के, सो दैट कल अगर खराब हो जाएगा, बिगड़ जाए, मैंने कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं। आपने बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बारे में कोई मतलब दोनों ओपिनियन नहीं है। बट मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, सी हमारा लीगल द वर्ल्ड में क्या है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। मैं भी ये बोल सकता हूं कि भैया मेरे तरफ से इस घड़ी में कुछ भी कमी नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए विद इन दैट वारंटी पीरियड मैं अगर आज कोर्ट में आके बोलता हूं देखो जी मैं आज मैन्युफैक्चरर कुछ भी कमी नहीं था, तो वो एक पीरियड देगा ना। आपने आज एक इन्वर्टर बैटरी खरीदते हो, आपने बोलते हो भाई 2.5 साल आपको वारंटी गारंटी मिलेगा फॉर द रिप्लेसमेंट, आपका 2.5 साल कंप्लीट नहीं होता है, आपका ये फट जाता है, खराब हो जाता है, तब नेचुरली मैन्युफैक्चरर जो सप्लायर है उसने रिप्लेस करेगा, उसमें क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और ये होना भी चाहिए। ये हमारे देश में ही है कि आपने कोर्ट कचहरी में जाके खटखटाते हो दरवाजा कि ठीक है भैया मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, बट अदरवाइज आपने कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने सिंपली यू हैव टू लॉज ए कंप्लेंट, पीपल विल कम एंड रिप्लेस। तो ये दिन मैंने स्टिल वेट कर रहा हूं जहां पर शायद आपको कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं पड़े, और जहां पर आपका फंडामेंटल राइट, नॉट इन द सेंस ऑफ कंज्यूमर राइट, बट आपका जिस दिन आपने बोल देंगे ये मेरा वारंटी पीरियड में है, मैन्युफैक्चरर सीधा आके बोलेगा कि हाँ ठीक है आपको इतना आपको रिप्लेस कर देंगे। क्यों वो होता है कि अगर मेरे को डबल द पेनल्टी देना पड़े, सपोज मेरा प्रोडक्ट है 50,000, कल कंज्यूमर फोरम का जो लिमिट में नहीं है कि सुनने बोलते हैं डबल कर देते हैं, 1 लाख कर देते हैं, कोई नहीं चाहेगा। एज ए बिजनेसमैन, एज ए मैन्युफैक्चरर मैं भी नहीं चाहूंगा ना डबल द अमाउंट दूं, किसी कार का है, किसी बैटरी का है, किसी टीवी का, मैं डबल द अमाउंट तो नहीं दूंगा ना। तो वहां पर क्या होगा कि भैया मैं रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या होता है कि दैट एटमॉस्फेयर ऑफ डिपेंडेबिलिटी जो जहां पर कि मेरा राइट ये है और मैं अगर आज ये स्टेप्स लेता हूं तो मैन्युफैक्चरर सर्टेनली मेरे को ये कंप्लाई करके दे। तो संग्राम जी ये तो बहुत आइडियल स्थिति आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति में कौन से वो दस्तावेज होने ही चाहिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए? कंप्लेंट फाइल के लिए 3 पेपर ही बस चाहिए कि 4 पेपर चाहिए आपको लिखना है। बट एक तो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बोला मैंडेटरी नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका प्रोविजन में है कि हाँ ठीक है अगर कंप्लेंट फाइल करते वक्त ये डॉक्यूमेंट देना है, बट आपको आपका केस प्रूफ करने के लिए आपको इतना तो बताना पड़ेगा कि भैया ये मेरा वारंटी और गारंटी पीरियड में, नॉट बाय स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पर एफिडेविट तो फाइल नहीं कर रहे, वो दिखाना पड़ेगा। उन दस्तावेजों के साथ आप अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। लेकिन मिश्रा जी, जिला फोरम की बात की, अभी हमने राज्य आयोग की बात की, राष्ट्र आयोग की बात की, लेकिन इन तीनों ही फोरम पे कब कब कौन कौन सी स्थितियों पे एक उपभोक्ता अप्रोच कर सकता है? क्या ये सीक्वेंस वाइज होती है या हम जिला फोरम को छोड़ के सीधे राष्ट्र आयोग को अप्रोच कर सकते हैं, राज्य आयोग को अप्रोच कर सकते हैं? प्रोसेस का तरीका क्या है सर अप्रोच का? नहीं, अभी देखिए जैसे डिफेक्टिव गुड्स, डिफिशियंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का अगर कंप्लेंट रहता है तो कंज्यूमर को फाइल करना है। इसके भी लेयर्स बने हुए हैं। अगर आपका प्रोडक्ट और जो कंपनसेशन आप मांग रहे हैं 20 लाख के नीचे है तब आपको जिला फोरम में जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में।
20 लाख से ऊपर अगर आपका 1 करोड़ है तब आपको स्टेट कमीशन में जाना होता है, उससे ऊपर आपको नेशनल कमीशन में जाना होगा, जो अब नया कानून में उसको बदल दिया गया है। पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो है अब 1 करोड़ कर दिया गया है जिला फोरम का, 10 करोड़ तक कर दिया गया है स्टेट कमीशन का, 10 करोड़ के ऊपर नेशनल कमीशन का। तो अब जो है क्योंकि 30-32 साल पहले डिमांड कम थी, अब अगर आप एक फ्लैट भी लेते हैं और अगर वो फ्लैट 30 लाख का है तब भी आपको जो है स्टेट कमीशन जाना पड़ता था, लेकिन अब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही चले जाएंगे। तो वो फिक्स कर दिया है और फिर अपील प्रोसेस होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बस कंज्यूमर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, बेचने वाला नहीं फाइल कर सकता है। सो वो एक प्रावधान जो है बहुत अच्छा है कि एग्रीव्ड कंज्यूमर ही जा सकता है। बिजनेसमैन अगर एग्रीव्ड है कंज्यूमर के खिलाफ तो उसको सिविल कोर्ट ही जाना। लेकिन सर अगर पीड़ित के बिहाफ पे कोई और कंप्लेंट फाइल करना चाहे तो क्या ये पॉसिबल है? जी, कानून में ये दिया गया है कि कंज्यूमर फाइल कर सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ फाइल कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, लीगल हायर फायर कर सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया दिया गया है। ऐसा नहीं कि अगर कंज्यूमर नहीं फाइल कर सकता तो कोई और नहीं। बहुत से एनजीओस हैं जो कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट्स लेते हैं, फाइल करते हैं। आप देखे होंगे मैगी का केस जो है क्लास एक्शन का था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइल किया था उस केस को। तो बहुत से और अथॉरिटीज हैं जिनको ये पावर दिया गया है। लेकिन मैम हमने देखा है कि उपभोक्ता फोरम को लेके लोगों के बीच में अवेयरनेस तो बड़ी है, लोग जानने भी लगे हैं कंज्यूमर फोरम कोई चीज होती है, लेकिन जितने भी वहाँ केसेस जाते हैं उनके निस्तारण की जो प्रक्रिया है, उनको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिले होता है। लोग परेशान रहते हैं, अक्सर शिकायत करते हैं कि वो निस्तारण में बहुत देर लग जाती है। ये डिले की वजह क्या है मैम? हम सीरियसली नहीं लेते इस तरह के मसलों को या फिर मशीनरी में थोड़ी और एक्टिवनेस की जरूरत है? देखिए, उपभोक्ता कानून के अधिकार under the Consumer Protection Act of 1986 as well as 2019 वहाँ दिया गया है कि ये जो कंप्लेंट आता है उसको 90 दिन के अंदर डिसाइड करना चाहिए। और जहाँ एक कुछ टेस्टिंग का मतलब कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट ऐसे कुछ है, कुछ टेस्टिंग के ज़रूरत है, देन इट कैन गो अप टू 120 डेज। नहीं है तो इट शुड बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज। लेकिन ऐसे बहुत कम हुआ है। इनफैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टडीज़ किया था, उसके अंतर्गत शायद 25%, 22% ऐसे कुछ केसेस 90 दिन के अंदर डिसाइड होता है, और सब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे पता है कोई केसेस 2 साल, 4 साल, और कभी कभी वो स्टेट कमीशन में अपील जाता है, नेशनल कमीशन में रिविजन पिटिशन जाता है, तो 10 साल 15 साल खींचती है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा मतलब ये था, ऐसे कानून के मतलब है इसका, द होल आइडिया ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज, तो जो समरी प्रोसीजर होगा और बहुत ही जल्दी, बहुत ही सरल रीति में उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है। एक तो एडजर्नमेंट्स होता है, मतलब लॉयर्स आते हैं, पूछते हैं हमें एडजर्नमेंट दे दो, तो एक एडजर्नमेंट के बाद 1 महीने के बाद डेट देते हैं, फिर या 3 महीने के बाद डेट देते हैं। ये वो भी कानून में लाया गया कि एडजर्नमेंट्स शुड नॉट बी गिवन एक्सेप्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, और वेयर इट इज़ गिवन उसका क्यों दिया है वो भी देना पड़ेगा। फिर भी आप देखिए एक एक केस का आप देखें तो इनफैक्ट ये कानून के अंतर्गत रेगुलेशंस में ये भी कहा है कि कोई सीनियर सिटीजन गए तो कंज्यूमर, तो उनका केस जल्दी सुनवाई होना है, लेकिन वो भी नहीं होता। और मुझे पता है कोई कुछ 80 साल का कंज्यूमर उपभोक्ता गए हैं, 85 ईयर्स 90 ईयर्स गए हैं, वहाँ भी ये नहीं होता। और एडजर्नमेंट्स तो होते रहते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसे आप कहते हैं, वो होता रहता है। इसी के वजह से ये बहुत डिले हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसे केसेस भी है, एक डिसीजन लेने के बाद भी, मतलब वो जो सुनवाई पूरा हो जाती है, फिर एक वो ऑर्डर देने के लिए डिले होता है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं। और एक दो और भी कुछ बात है कि कभी कभी ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कंज्यूमर कोर्ट्स को ठीक से टू फर्दर प्रॉपर फंक्शनिंग जो भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो देना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। कभी कभी कुछ फोरम्स में वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो लीव पर है, या कोई रिटायर होता है, उसका
रिप्लेसमेंट नहीं वो नॉमिनेट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे भी होते हैं। ठीक है। और ये सब होके ये जो हो रहा है बहुत ही खेद की बात है, क्योंकि हमने जब ये उपभोक्ता संरक्षण के कानून आया, बहुत कुछ थे सोच के कि 90 दिन के अंदर ये डिसाइड हो जाएगा ये केसेस, और उपभोक्ताओं को बहुत सरल रीति से, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सरल रीति भी नहीं हो रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसीजर्स है, वो सिविल कोर्ट प्रोसीजर यहाँ अप्लाई नहीं होता है, फिर भी वो सब हो रहा है। तो ये चीज जो है, ये दिक्कत है, उसको ठीक करना है। ठीक है, लेकिन पटनायक जी, असल में जो दिक्कतें आ रही हैं जिनका मैम जिक्र कर रही हैं, इस बीच में अगर निचले फोरम पे किसी भी कंज्यूमर की अपील खारिज हो जाए, फिर वो कहाँ पे अपील करे, फिर दोबारा प्रोसेस होगा, किस तरह से वो अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है? से आपने एक अहम क्वेश्चन पूछे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2 जुरिडिक्शन है, एक है ओरिजिनल और एक है अपीलेट। ओरिजिनल जो आपने अभी बता रहे थे कि हाँ ठीक है, 1 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ से नीचे जो है स्टेट कमीशन, 10 करोड़ से अबव जो है नेशनल कमीशन, उसमें आपने स्ट्रेट अवे आपने फाइल कर सकते हैं वहीं पर डिसीजन। सपोज मैं आज 10 करोड़ की और या 10 करोड़ से ज़्यादा की, मैं स्ट्रेट अवे नेशनल कमीशन जाऊँगा, मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम स्टेट फोरम होके नहीं जाने की जरूरत है। बट अगर आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम ने एक ऑर्डर दिया, आपने चैलेंज कर सकते हैं स्टेट कमीशन में, आंसर इज यस, आपने कर सकते, क्योंकि अपीलेट जुरिडिक्शन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। बट ये नहीं कि वो सेपरेटली शुरू होगा। मैंने कहीं ना कहीं पर समझता हूं दैट शुड बी स्टॉपेज। मतलब सपोज आपने स्टेट कमीशन की बात और आपने आगे नहीं जा सकते। सपोज जैसे कि एक डिबेट चल रहा था कि हाँ ठीक है, इतना अगर जुरिडिक्शन है, आपने यहीं पर सॉर्ट आउट कर लोगे कि स्टेट कमीशन ऊपर अपील नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, कौन सी मुद्दा जाना चाहिए कि सपोज ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एक डिबेट है। सपोज जैसे आपने डिसाइड कर रहे थे, हाँ ठीक है, हाई कोर्ट से अपीलेट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट में ही रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट सारे सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो। सिमिलरली यहाँ पर स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसमें जुरिडिक्शन डिसाइड होने के बाद एक अपील आपने दो अजय, क्योंकि कोई भी जज एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन मैं गलत हो सकता हूं, तो मेरे को टेस्ट करने के लिए अपीलेट कोर्ट जो बैठा है उन्होंने फाइंडिंग देगा, हाँ ठीक है ये फाइंडिंग सही है या गलत है। सो एक अपीलेट प्रोविजन अगर रहेगा तो आपने जो ट्रैवल करते हो ना कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन आपको 2 साल लग गया, नेशनल कमीशन आपको 3 साल लग गया, वो बच जाएगा, और वो बच जाएगा। नंबर 2, और एक छोटी सी बात मैंने बोलूंगा जल्दी से सर प्लीज, हाँ जस्ट आधा मिनट लूंगा। विथ रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर्स, सपोज ट्रेंड मेंबर्स जो है अगर उन्होंने अवेलेबल है, उनका स्टेनोग्राफर्स एवरीथिंग है, तो आपने ऑर्डर डिक्टेट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैडम बोले थे अभी कि मेंबर अवेलेबल नहीं, एडजर्नमेंट हो गया। इट्स नॉट द लॉयर, एट द एंटायर सिस्टम शुड बी। ठीक है, तो इस व्यवस्था की तरफ हमें ध्यान देना होगा। लेकिन मिश्रा जी चलते क्योंकि समय नहीं है, मैं चाहता हूं वो टोल फ्री नंबर एक बार बता दें, और कोई मोबाइल ऐप हो तो उसका भी जिक्र करते हैं सर, एक लाइन में प्लीज, जिस पे कंज्यूमर अपील कर सकते हैं। जी, अगर कंज्यूमर को कोई शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर वो कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट करने के लिए 1800114000 1811 4000 इस पर करेगा, और 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक 24/7 हमारा चलता है। ऑनलाइन भी वो फाइल कर सकता है, consumerhelpline.gov.in पर जा सकता है। कंज्यूमर ऐप को भी डाउनलोड कर सकता है, उस पर भी वो फाइल कर सकता है। तो प्रक्रिया बहुत है, वो एक SMS भेज दे हमको, हम उसको नेक्स्ट डे कॉल करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए जरूर काम आएगी, और अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो आपको अगला कदम बढ़ाना होगा, जागरूक होना होगा, तभी आपकी समस्या का निस्तारण भी हो सकता है। देशांतर में आज बस इतना ही। आप जानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।